अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। FTJ यानी फाज़िल अल-तिब वल जुराहत के 4 साल कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं कि कुदरती दवाएँ क्या चीज़ होती हैं, उनके मिजाज, असरात, कैफियत, जिसमें इंसानी पर उनके असरात क्या क्या होते हैं और वो किस तरह से अमराज के अज़ाला में इस्तेमाल की जाती हैं। ये हमारा 12वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में तजर्बात के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने के तरीके के बारे में सीखेंगे। जिस तरह से हमने अपने 11वें लेक्चर में, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट्स में लिख दूंगा, अपने 11वें लेक्चर में दवाओं की तासीर मालूम करने के 2 तरीकों के बारे में आपको बताया था कि एक तरीका दवाओं की तासीर का बज़रिया क़यास होता है, जिसमें दवाओं की रंगत देखकर, उनकी बू सूंघकर या उनका जायका चखकर दवाओं की तासीर मालूम की जाती है। और दूसरा तरीका तजर्बा के ज़रिए दवाओं की तासीर को मालूम करना है। हम अपने आज के लेक्चर में इसी दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और समझने और सीखने की कोशिश करते हैं कि तजर्बा के ज़रिए दवाओं की तासीर किस तरह से मालूम की जाती है। दवा की तासीर, असरात या क़ुव्वत मालूम करने का दुरुस्त और यकीनी तरीका, जिसे अमली तजर्बा कहा जाता है। जिस तरह से आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बज़रिया क़यास एक अंदाज़ा होता है, 2 चीज़ों का मुवाजना होता है, जबकि अमली तजर्बा में यकीनी नताइज हासिल होते हैं। इसलिए जिस्म इंसानी में किसी दवा को दाखिल करने के बाद उसके असरात को नोट किया जाता है, यानी जिस्म की बदलती हुई कैफियत को नोट करके उनसे यकीनी अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिस्म पर इस दवा ने किस तरह के असरात मुरतब किए, किस तरह का मिजाज पैदा किया या किस तरह की कैफियत मुरतब की या किन अमराज का अजाला किया। तो इन चीज़ों से उस दवा की कैफियत, मिजाज या असरात का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके साथ साथ जिस्म इंसानी में दाखिल करने के बाद उसके सूरत नोया के असरात को भी नोट किया जाता है। सूरत नोया का जिक्र मैं आपको पिछले अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि सूरत नोया किसी दवा के मखसूस असरात होते हैं जो हर हाल में जिस्म पर मुरतब होते हैं, भले से वो किसी भी मिजाज के इंसान को इस्तेमाल करवाई जाएँ। कुछ दवाएं अपने सूरत नोया से अपने मखसूस असरात ज़रूर मुरतब करती हैं। तो जब हम अमली तजर्बा में उस दवा को कैप्सूल की सूरत में, गोली की सूरत में, माजून, लबूब या शरबत की सूरत में या किसी भी सूरत में, किसी मुफरद या मुरक्कब की सूरत में उस दवा को जिस्म में दाखिल करेंगे तो उसके जितने भी असरात जिस्म इंसानी पर मुरतब होंगे उनको नोट किया जाएगा। उसमें उस दवा के मिजाज व कैफियत के अलावा उसके सूरत नोया के असरात का भी अंदाज़ा किया जाता है। तो किसी भी दवा को जिसमें इंसानी पर तजर्बा करने से पहले किसी दीगर जानवर या किसी चूहे वगैरह पर उसका तजर्बा कर लिया जाता है, ताकि अगर उस दवा में किसी किस्म के कोई जहरीले असरात पाए जाएं तो उन जहरीले असरात से जिसमें इंसानी को नुकसान न पहुंचे। तो तजर्बा की 2 अक़साम हैं। एक को इत्तेफाकी तजर्बा या एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जबकि दूसरे को इरादी या इंटेंशनल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब पहले हम देखते हैं कि इत्तेफाकी तजर्बा या एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ होती है। इत्तेफाकी तजर्बा वो होता है जिसमें किसी मर्ज में मुब्तला कोई मरीज़ अचानक कोई ऐसी चीज़ खा जाए जिससे उसका मर्ज रफ़ा हो जाए। तो ये आसाती तौर पर जिस चीज़ से उस मरीज़ का मर्ज रफ़ा हुआ वो हुक्मा के लिए एक रहनुमाई साबित होता है। और इस इत्तफाकिया तजर्बा पर बाद में इरादी तजर्बात होते हैं और उन इरादी तजर्बात के जो मुस्बत नताइज मुरतब होते हैं उनसे उस दवा के सही कैफियत और मिजाज का अंदाज़ा हो जाता है। यानी किसी जिस्म इंसानी पर गैर इरादी तौर पर किसी मर्ज में मुब्तला किसी शख्स ने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जिससे उसका कोई पुराना मर्ज रफ़ा हो गया, उसका ये जो मर्ज रफ़ा होना है ये एक इत्तफाकी तजर्बा साबित होता है, जिसको मद्देनज़र रखकर माहिर मुआलिज उस पर मज़ीद इरादी तजर्बात करते हैं। उसी कैफियत व मिजाज और मर्ज के और मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं और उसको नताइज को नोट करते हैं कि इसके किस तरह के असरात हैं, किस तरह के जिस्म पर इसकी कैफियत पैदा हो रही हैं, जिस्म के मर्ज का किस तरह से ये दवा अजाला कर रही है। तो वो इत्तफाकी तजर्बा बाद में इरादी तजर्बात से गुजरते हुए एक दवा की सूरत में सामने आती है। इसके अलावा भी बेशुमार मिसालें हमारी कुतुब में मौजूद हैं जो इत्तफाकी तजर्बात पर मुश्तमिल थीं। बाद में जब उन पर इरादी तजर्बात किए गए इत्तफाकी तजर्बा की रोशनी में तो उन दवाओं के बहुत ज़्यादा मुफीद नताइज मुरतब हुए। इसी तरह से हुक्ना का जो अमल है उसकी ईजाद भी एक परिंदे को करते देखा गया और बाद में उसको इरादी तौर पर मुख्तलिफ मरीज़ों पर इस्तेमाल किया गया तो इसे मुफीद पाया गया और इसको बाद में अमल में लाया गया। इसके अलावा बेशुमार इस तरह की मिसालें हमें कुतुब में मिलती हैं कि किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को जानबूझकर दुश्मनी के तौर पर कोई जहरीली चीज़ खिलाई
तो वो जहरीली चीज़ खाने से उसके जिस्म से कोई पुराना मर्ज रफ़ हो गया, उसकी जान भी महफूज रही और उसका मर्ज भी रफ़ हो गया। जब इस तरह के बेशुमार इत्तफाकी तजर्बात का सामना मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मा के दौर में होता रहा, तो इस तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें दरियाफ्त हुई, बेशुमार ऐसी अद्वियात सामने आई जिनसे बाद में बहुत ज़्यादा अमराज का अजाला किया जाने लगा। ये होता है इत्तफाकी तजर्बा या एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट, जिसमें इंसान का इरादा शामिल नहीं होता, गैर इरादी तौर पर उससे कोई अमल सरजद होता है और वो उसके मुस्बत नताइज साबित होते हैं। इसकी यहाँ पे हम न्यूटन की मिसाल ले सकते हैं। न्यूटन के सर पर फल का गिरना, उसके सर पर लगना एक इत्तफाकी हादसा था, एक इत्तेफाक था जिसने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि फल ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आया। अब जब उसने इस पर गौर व फिक्र किया, उसने अपने इरादे के तहत इस पर तजर्बात किए, इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक की, तो उसने दुनिया को लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कशिश शकल का कानून पेश किया। इसी तरह से और भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हादसाती तौर पर रूनुमा होती हैं, इत्तफाकी तौर पर रूनुमा होती हैं और बाद में वो दुनिया के लिए एक बेहतरीन मुफीद चीज़ साबित होती हैं। तो ये था इत्तफाकी तजर्बा। इस इत्तफाकी तजर्बे के ज़रिए भी हम तक बेशुमार चीज़ें हमारी जो मुफरदात में मौजूद हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इत्तफाकी तजर्बात की रोशनी में हम तक पहुँची, बाद में उन पर इरादी तजर्बात हुए और उन पर उनके यकीनी नताइज हमारे सामने आए। इसी तरह से जो दूसरा तरीका है, ये तजर्बात इरादे के तहत किए जाते हैं। अमूमन मालिज अपनी दानिस्त के मुताबिक मरीज के मर्ज व कैफियत को मद्देनजर रखते हुए मुखालिफ मिजाज व कैफियत की दवा उसके मर्ज के अजाला के लिए इस्तेमाल करवाता है और मरीज को फायदा पहुंचता है। इसी तरह बार बार के तजर्बात के बाद वो एक नतीजा तक पहुंच जाता है। अद्वियात का दुरुस्त अमली तजर्बा इंसान पर ही दुरुस्त नताइज दे सकता है, क्योंकि जब किसी दूसरे जानवर पर उसी दवा का तजर्बा किया जाएगा तो उस जानवर के मिजाज व कैफियत की बदौलत, जो कि इंसान के मिजाज व कैफियत से मुख्तलिफ होगा, दुरुस्त नताइज मुरतब नहीं हो सकेंगे। हमारी कुदरती अद्वियात जितनी भी आज हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, सदियों से इंसानों की सेहत की बहाली के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और इन्हीं अमली तजर्बात व मुशाहिदात से हमारे हुक्मा ने इन दवाओं से बेशुमार पेचीदा अमराज का इलाज किया। अब इरादी तजर्बा क्या चीज़ है, इसको हम अपने पिछले लेक्चर के कुछ पॉइंट से उठाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि दवाओं का एक तरीका बजरिया क्यास दवाओं की तासीर मालूम करना है, जिसमें 3 चीज़ों का जिक्र किया गया। एक, किसी दवा का रंग देखकर उसकी तासीर का अंदाज़ा लगाना। दूसरा, उसकी बू सूंघ कर उसकी तासीर का अंदाज़ा लगाना। और तीसरा, उसका जायका चखकर उसकी तासीर का अंदाज़ा लगाना। बिलफर्ज उन्हीं 3 स्टेप्स को क्यास के जरिए दवा की तासीर मालूम करने को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक दवा उसको हम इरादी तजर्बा से गुजारना चाहते हैं, यानी इंटेंशनल एक्सपेरिमेंट से गुजारना चाहते हैं। एक दवा हमने देखी जिसका रंग सफ़ेद है, उसकी खुशबू हमने सूंघी, उसकी खुशबू ने हमारे जिस्म पर लताफत पैदा की, उसका जायका चखा, उसके जायके में मिठास थी। उससे हमने तीनों चीज़ों से ये अंदाज़ा लगाया कि ये सर्द कैफियत रखने वाली दवा है। अब हमने उसको जब इरादी तजर्बा करना चाहा तो ऐसे मरीज को उसको इस्तेमाल करवाएंगे जिसके मिजाज में गर्मी की ज़्यादती है या जिसके बदन में हरारत की ज़्यादती पाई जाती है, और साथ उसकी कैफियत, मिजाज और असरात को नोट करेंगे। उस दवा के इस्तेमाल से उस मरीज़ की जितनी तकलीफ़ रफ़ा होंगी या उसका जो मिजाज में रद्दोबदल होगा या कैफियत में जो रद्दोबदल होगा, उसको नोट करने के बाद जो नताइज सामने आएंगे उसको नोट कर लिया जाएगा और वही उसका नतीजा होगा कि इस दवा ने इस मर्ज़ के अजाला के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा किया। और हमारे सामने एक तजर्बाती तौर पर एक नई दवा सामने आ जाएगी जिसको हमने क्यास के मराहिल से भी गुजारा और उसके बाद हमने उसको अमली तजर्बा के मराहिल से भी गुजारा। तो ये दवाओं की तासीर मालूम करने के तरीके थे जिनके बारे में हमने लेक्चर नंबर 11 में भी सीखने की कोशिश की और आज लेक्चर 12 में भी हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको दवाओं की तासीर मालूम करने के जो 2 बड़े तरीके हैं, जिनमें बजरिया क्यास दवाओं की तासीर मालूम करना और बजरिया तजर्बा दवाओं की तासीर मालूम करना, इसकी समझ आ रही होगी। अब हम यहाँ पे अगली स्लाइड में ये समझने की कोशिश करते हैं कि तजर्बात जो दवाओं की तासीर मालूम करने के लिए किए जाते हैं, उनके लिए कुछ शराइत का होना भी ज़रूरी है ताकि दुरुस्त नताइज मुरतब किए जा सकें। ये शराइत कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो तजर्बा जिसमें इंसानी पर किया जाए, क्योंकि पहले उस दवा को हम क्यास के 3 मराहिल से गुजार चुके होते हैं। उसका रंग देख कर अंदाज़ा कर लिया जा चुका होता है, उसकी बू सूंघ कर उसका अंदाज़ा किया जा चुका होता है
और उसका जायका चख कर उसकी तासीर का अंदाज़ा हो चुका होता है, इसलिए उसका अमली तजर्बा भी जिस्म इंसानी पर किया जाए ताकि दुरुस्त नताइज हमारे सामने आए कि किस मर्ज़ के मरीज़ को ये दवा इस्तेमाल की जाएगी तो कौन कौन से अमराज को ये रफ़ा करेगी और जिस्म इंसानी पर किस तरह की कैफियत मुरतब करेगी। यानी इंसानी मिजाज और कैफियत में और दीगर जानदारों के जिस्म के मिजाज और कैफियत में फ़र्क होता है, इसलिए दवा के मिजाज व असरात का यकीनी तयन सिर्फ जिस्म इंसानी पर इस्तेमाल करने से ही किया जा सकता है। बाज़ औक़ात जो चीज़ इंसानी जिस्म के लिए गर्म, सर्द या खुश्क कैफियत रखती है वही दवा दीगर जानवरों के हिसाब से मुतदिल हो सकती है या उसकी कैफियत मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए यकीनी तजर्बा सिर्फ बदन इंसानी पर ही किया जा सकता है। फिर दवा का आर्जी कैफियत व अवारजात से खाली होना चाहिए, यानी दवा किसी आर्जी कैफियत के ज़रिए असर ना हो। ऐसा ना हो कि उस दवा में बहुत ज़्यादा गर्मी की बदौलत कोई ताफन पैदा हो गया हो या उस दवा में आग के पास रखने की वजह से उसमें आर्जी तौर पर कोई गर्मी मौजूद हो, या ऐसा ना हो कि उसको बर्फ़ के करीब रखा गया हो और बर्फ़ की सर्दी उस पर गालिब हो। तो जो तजर्बा के लिए दवा इस्तेमाल की जाए उसको इन तमाम आर्जी अवारजात से खाली होना चाहिए, यानी उस पर कोई आर्जी कैफियत गालिब ना हो ताकि दवा के असल कैफियत और मिजाज का अंदाज़ा लगाया जा सके। यानी तजर्बा के वक्त दवा किसी आर्जी कैफियत के असर में ना हो, यानी आग के पास रखने से गर्म ना हो चुकी हो, बर्फ़ के पास रखने से सर्द ना हो गई हो या तहफ़्फ़ुज़ ज़दा ना हो ताकि आर्जी कैफियत के ज़ेरे असर नताइज गलत न मुरतब हो जाए। फिर तीसरी शर्त यह है कि दवा को मुतज़ाद और मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि किसी दवा की दुरुस्त कैफियत दुरुस्त मिजाज का उसी वक्त तयन होगा जब हम उसको मुख्तलिफ मिजाज के अफराद को मुख्तलिफ मिजाज के अमराज में मुब्तला लोगों को इस्तेमाल करवाएंगे तो हम उसके दुरुस्त नताइज तक पहुँच सकेंगे। दवा को मर्ज़ की कैफियत और मुतज़ाद कैफियत दोनों में एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए ताकि दुरुस्त तयन हो सके कि दवा का असर किस कैफियत व मिजाज का है और किस तरह के अमराज में मुफीद हो सकती है। फिर दवा को मुफरद यानी एक मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी दवा को मजमूए अमराज की बजाय किसी एक मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि उस मर्ज़ पर दवा के दुरुस्त नताइज को नोट किया जा सके और उसके असरात का अंदाज़ा लगाया जा सके। फिर दवा की कुव्वत और मर्ज़ के मुख्तलिफ दर्जात, यानी दवा को मुख्तलिफ दर्जात के अमराज में इस्तेमाल किया जाए और उसके असरात व कैफियत को नोट किया जाए कि ये कौन से दर्जे की दवा है या किस दर्जे के मर्ज़ में इसने ज़्यादा बेहतर नताइज मुरतब किए, तो इससे उस दवा की यकीनी और दुरुस्त उसके मिजाज व कैफियत का तयन हो जाएगा। फिर दवा की मिकदार उम्र को मद्देनज़र रख कर इस्तेमाल करवाई जाए। जब तजर्बा के लिए दवा किसी मरीज़ को हम इस्तेमाल करवाते हैं तो उम्र के हिसाब से दवा की मिकदार का तयन कर लिया जाए, क्योंकि बच्चों को कम मिकदार में दवा इस्तेमाल करवाई जाती है, बड़ों को उससे ज़्यादा मिकदार में दवा इस्तेमाल करवाई जाती है और मुकर्रर मिकदार में दवा अगर इस्तेमाल की जाएगी तो उससे किसी किस्म के मनफी नताइज मुरतब नहीं होंगे। फिर दवा के मिजाज के साथ साथ दवा की सूरत नोया का तयन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि दवाएं मखसूस कैफियत व मिजाज भी रखती हैं और साथ में उनके मखसूस सूरत नोया के असरात भी होते हैं। सूरत नोया के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं कि सूरत नोया या ज़ुल्खासा के असरात क्या होते हैं। इसे ज़ुल्खासा कैफियत भी कहते हैं, सूरत नोया के असरात भी कहते हैं। ये किसी दवा के वो असरात होते हैं जब वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं तो वो हर सूरत में अपने सूरत नोया के असरात से असरअंदाज होती हैं, यानी सूरत नोया के असरात से वो हर सूरत में जिस्म पर असरअंदाज होती हैं। इसकी मिसाल हम जमाल गोटा की जिस तरह से हमने ली थी कि जमाल गोटा में मूसल असरात पाए जाते हैं, तो ये उसके मूसल असरात उसके ज़ुल्खासा असरात हैं या सूरत नोया के असरात हैं जो किसी भी मिजाज के इंसान को इस्तेमाल करवाई जाएगी तो उसके असरात जिस्म पर मुरतब होंगे। तो इसलिए दवाओं की कैफियत और मिजाज के साथ साथ उनकी सूरत नोया के असरात को भी नोट कर लेना चाहिए। तजर्बा के लिए ये ज़रूरी है कि हमें उस दवा की सूरत नोया के असरात का भी इल्म हो जाए। अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, यानी 2 लेक्चर्स के बाद क्यास के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करना और तजर्बात के ज़रिए या तजर्बा के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि तजर्बा को क्यास पर तरजीह दी जाती है, क्योंकि क्यास पहले के मुशाहिदे व इदराक की बुनियाद पर अंदाज़ा होता है, जबकि तजर्बा से दवा की मुकम्मल कुव्वत, कैफियत और असरात का अंदाज़ा होता है। यानी क्यास जिसके बारे में हमने अपने 11वें लेक्चर में पढ़ा, क्यास एक अंदाज़ा है जबकि तजर्बा एक अमली मुशाहिदा है। इसी तरह से तजर्बा करने से दवा के जुमला अफ़आल के बारे में, उसकी कैफियत के बारे में, उसकी सूरत नोया के असरात के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाती हैं, जबकि क्यास के ज़रिए हम उसकी कुछ मखसूस सिफ़ात से वाकिफ़ हो सकते हैं। लेकिन जब अमली तजर्बा होता है
तो अमली तजर्बा में दवा जब जिस्म में दाखिल की जाती है तो जिस्म में दाखिल होने के बाद जितने भी असरात जिस्म में इंसानी पर मुरतब होते हैं तो वो तमाम के तमाम उसके नताइज की सूरत में हमारे सामने आते हैं। फिर तजर्बा करने से गलती का इम्कान कम से कम हो जाता है और किसी किस्म का शक नहीं रहता कि इस दवा में कोई दीगर असरात पाए जाते हैं। जब बार बार के तजर्बात से मुशाहिदात से एक चीज़ गुजर जाती है तो हमारे सामने दुरुस्त और हकीकी नताइज होते हैं जिसकी रोशनी में हम उसको एक मखसूस मिजाज या असरात वाली दवा मुतय्यन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने तजर्बा के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने के 2 तरीक़ों के बारे में पढ़ा, जिसमें एक हादसाती तजर्बात होते हैं और एक इरादी तजर्बात होते हैं। फिर तजर्बा के लिए कुछ जो बुनियादी शराइत होती हैं उसके बारे में भी हमने आज समझने और सीखने की कोशिश की। तो एक बार फिर अपने एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे अगले लेक्चर के जो टॉपिक हैं उसमें हम क़ियास और तजर्बा के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है उसको सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दवा की मुख्तलिफ़ अक़साम या इंतखाब के बारे में बताएंगे आपको कि दवाएं कुछ ऐसी होती हैं जो नबातात से हासिल होती हैं, कुछ मादनियात से हासिल होती हैं और कुछ हैवानात से हासिल होती हैं। इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। और फिर दवाए मुफरद और दवाए मुरक्कब का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है या मुरक्कब दवा क्यों बनानी पड़ती है, इसके बारे में भी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज अली अज़ीमी।